नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की फाइट में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज का मुद्दा आज की फाइट का है, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी, सरकार का एक्शन जारी। यह मुद्दा, यह सवाल आज इसलिए क्योंकि जयपुर में ईडी ने पूर्व विधायक बलजीत यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। बलजीत यादव पर स्कूलों में स्पोर्ट्स का सामान, खासतौर पर क्रिकेट की किट, बैडमिंटन की किट सप्लाई करने में घोटाले का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक जो छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से, जयपुर, दौसा और अलवर में उनके करीब 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। और बताया यह जा रहा है कि बलजीत यादव की फर्म की तरफ से विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में अनियमितताएं बरती गई थीं। इसमें नकली बिलिंग, ठेकेदारों के साथ मिली भगत और घटिया गुणवत्ता की सामग्री की सप्लाई जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। शिकायत के अनुसार इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर पिछले दिनों एफआईआर भी दर्ज की गई थी। बलजीत यादव वही हैं जिन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने बाकायदा भ्रष्टाचार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर जयपुर के मैदान में 24 घंटे तक दौड़ भी लगाई थी। आज चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई। पूर्व एमएलए बलजीत पर ईडी का शिकंजा। दस ठिकानों पर रेड, पीएमएलए में केस दर्ज। स्कूलों में स्पोर्ट्स सामान सप्लाई में घोटाले का आरोप। विधायक कोष के धन को लेकर भी ईडी कर रही जांच। नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी, सरकार का एक्शन जारी। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, परिचय करा देते हैं आज के हमारे मेहमानों का। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हैं। सुरेश जी आपका स्वागत है। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत आरसी चौधरी साहब आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, सर वेलकम। और अनिल गोठवाल जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गोठवाल जी बहुत बहुत स्वागत। आरसी चौधरी साहब, पूर्व विधायक 2018-2023 बहरोड से बलजीत यादव, याद हैं? याद है कि भूल गए आरसी चौधरी साहब? रविंद्र जी, हाँ रविंद्र जी, आप एक व्यक्ति पे एजेंसी की कार्रवाई को कह के मुझे याद दिलाना चाहते हैं। नहीं, मैं इसलिए भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में इन निर्दलीय विधायक ने समर्थन दिया था सरकार को बनाने में, सरकार को बचाने में। ये वही बलजीत यादव है जो राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग इन्होंने की थी। बड़ी अच्छी बात है, एक चुने हुए प्रतिनिधि अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अगर निर्दलीय है, किसी को भी समर्थन दे या ले सकता है। मैं ये भी याद दिलाना चाह रहा हूं कि इन पर आरोप लगे हैं 3,72,00,000 रुपए के घोटाले का। क्रिकेट की किट, बैडमिंटन की किट इन्होंने अपनी करीबी एजेंसीज के जरिए बेची हैं। विधायक कोष का गलत इस्तेमाल करते हुए इन पर यह आरोप लग रहा है। एक बल्ला, एक बैट इन्होंने 15-15 हजार रुपए का खरीदवाया है एजेंसी से, जिसको इन्होंने सप्लाई स्कूलों में किया है। क्या मालूम था कि इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाड़ी हैं, या खुली पिच दे दी गई थी खेलने के लिए? रविंद्र जी, मैं पुनः कहना चाहूंगा, मैंने धैर्य से आपकी पूरी बात को सुना। मैं आपका जवाब भी आप सुनूंगा। ये कहना चाह रहे हैं, आप अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है खुली पिच देने के कारण में हुआ। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं तथ्य रख रहा हूं, कहना माध्यम से हमारे दर्शक समझदार हैं, बहुत सुधी दर्शक हैं। मैं तथ्य रख रहा हूं। निर्दलीय विधायक के लिए मेरी कोई जवाबदेही नहीं,
वो कांग्रेस का विधायक नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, ना वो कांग्रेस का विधायक है, और निर्दलीय विधायक की आप आरसी चौधरी से पूछना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया था, राज्यसभा में निर्दलीय ने वोट दिया था। बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि न्यूज 18 भ्रष्टाचार पे ऐसे ही सख्त प्रहार करे, लेकिन मैं चंद लाइन आपको कहना चाहता हूं। ना जलेगी मसाल सिर्फ नारों से, ना जलेगी मसाल सिर्फ नारों से, जरूरत है बदलाव के इशारों से। वाह वाह। भ्रष्टाचार मिटेगा हिम्मत से, ना कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण से। मैं लंबी फिरस्त गिना सकता हूं जो कांग्रेस और अन्य दलों के अंदर नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें अपनी केंद्र की सरकार के अंदर उन्होंने मंत्री पदों से नवाजा, राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री पदों से नवाजा, उप मुख्यमंत्री पदों से नवाजा। लेकिन आप राजस्थान में ही लौट आइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इस फेरिस को गिना सकता हूं, मैं भी इस फेरिस को गिना सकता हूं, लेकिन आरोप कांग्रेस भी लगाती है कि जब चुनाव आते हैं तो ईडी आ जाती है। अब कौन से चुनाव हैं, अब कौन से इलेक्शन हैं जो ईडी आई है? मैं कहना चाहूंगा जो ईडी आई थी, जो ईडी कोटपुतली में आई थी, वो ईडी उस विधायक को, उस प्रत्याशी को, उस मंत्री को भारतीय जनता पार्टी में ले गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे मंच में बैठ के उन्होंने वॉशिंग मशीन की लॉन्ड्री से धुल के वो साफ हो चुके हैं। जो ईडी चुनाव से पहले आई थी और लोकसभा चुनाव से पहले ले गई, राजस्थान जानता है। भ्रष्टाचार का पैसा कहां है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं। हम पूछना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे। मैं पूछना चाहता हूं पीएम केयर फंड की कोई जानकारी ले सकता है क्या, कोई भी संस्था जांच सकती है क्या उस पैसे का कहां पे उपयोग हुआ। मैं पूछना चाह रहा हूं 13 दिसंबर को पर्ची के माध्यम से एक मुख्यमंत्री राजस्थान में चुना गया। 13 दिसंबर को पर्ची सबने दिखाई और 14 दिसंबर 2023 को एक आदेश निकलता है। आप ये कहना चाह रहे हैं, आरसी चौधरी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं करती, उसको दबाती है और विपक्षियों को दबाने के लिए वो आवाज ना उठाएं, इसके लिए एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, राजनीति से प्रेरित। ये बलजीत यादव के खिलाफ भी राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई की गई, आप ये कह रहे हैं? मतलब जो आरोप उन पर लग रहे हैं कि जिस वक्त वो विधायक थे कांग्रेस के शासनकाल में, उन पर लगे आरोप सही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, ये सिर्फ आप कह रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? बलजीत यादव के नाम अगर आ रहा है 3 करोड़ 72 लाख का इल्जाम, तो ये आप बताइए ना, आपका क्या स्टैंड है साहब? आपकी सरकार थी ना उस वक्त, आपका स्टैंड जानना चाह रहे हैं। कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं रविंद्र जी, राजस्थान के अंदर उस हर भ्रष्टाचार का घोटाले को उजागर करें और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए। बलजीत यादव को जल्दी से जेल की सलाखों के पीछे भेजे। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जहां ईडी चुनाव से पहले मंत्री के घर पे गई थी, कोटपुतली में नाम नहीं लेना चाहता, राजस्थान ने देखा था वो आज कहां है, वो लोग कहां हैं जो भाजपा कहती थी चक्की पिसिंग, वो सरकार के साथ में, भाजपा के साथ में उप मुख्यमंत्री हैं। इसे नारे नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। इन्होंने भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का सुरेश गर्ग जी इसका जवाब दीजिए। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अगर ईडी की कार्रवाई हुई और कोटपुतली के जिन नेता का नाम ना लिए हुए जिक्र कर रहे हैं आरसी चौधरी साहब, उन कार्य में क्या हुआ, क्या स्टेटस है, क्या दबा दिया गया? अभी आरोप लगेंगे कि अपने हिसाब से ही एजेंसीज का टाइमिंग देखकर इस्तेमाल बीजेपी करती है और जल्द से जल्द भेजिए बलजीत यादव को तो जेल, कह रहे हैं आरसी चौधरी, अगर वो दोषी पाए जा रहे हैं तो। रविंद्र भाई, निश्चित रूप से अगर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज ये एक्नॉलेजमेंट हो गया कि पिछले 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी वो केवल बैसाखी पे थी, 5 स्टार होटल में रहने वाली सरकार थी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए आजादी दी हुई थी। उसका परिणाम है आज प्रूव हो रहा है ना कि बलजीत यादव जी ने पिछले 5 साल तक किस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार किया।
एक वो ईमानदारी का चोला पहन के अरे यही तो आरसी चौधरी पूछ रहे हैं आपसे, चुनावों से पहले बड़ी मछली बड़े मगरमच्छों का जो जिक्र करते थे, हाँ मैं वही जो ईडी की कार्रवाई की गई, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीबीआई की कार्रवाई की गई, किसको आपने जेल के अंदर भेज दिया? क्यों? बहुत सारे लोग हैं पेपर लीक के मामले के अंदर। अरे कांग्रेस के नेताओं का खुलेआम, आपकी पार्टी के नेता जो आज की तारीख में मंत्री हैं वो आरोप लगाते थे, वो कहते थे, वो चेतावनी देते थे कि जेल जाएंगे। लोग बाग जेल के अंदर पड़ रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं रविंदर जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज बता दीजिए, 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार की थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे ईडी ने 4156 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे जब्त हो गई? ये है जज्बा, ये है भ्रष्टाचार को मिटाने का ताकत। जब उस टाइम पे जो एसीबी प्रमुख थे यहाँ के राजस्थान के, उनके क्या स्टेटमेंट है वो आपने भी सुना होगा कि हमको बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की इजाजत नहीं थी। वो है भ्रष्टाचार। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मुझे कुर्सी बचाने के लिए मुझे ये, और कांग्रेस तो आप पर ये आरोप लगाती है कि बीजेपी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर खुली छूट दे चुकी है, इजाजत दे चुकी है कार्रवाई करने की। को ये बोलना पड़ता है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर ठेकेदार और इंजीनियर मिले होते हैं, उसको कहते हैं भ्रष्टाचार। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब से भजन लाल जी की सरकार आई है, आज आप राजस्थान में देख लीजिए, मात्र 450 केस। अरे ईडी सर केंद्रीय एजेंसी है, ईडी केंद्रीय एजेंसी है, पीएमएलए के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, ये केंद्र की तरफ से एजेंसी ने कार्रवाई की है। इसमें भजनलाल सरकार ने क्या कर दिया? मैं एसीबी ने अभी किया है ना इनके लिए, आप बताओ, ये संजय शर्मा जी हैं, डीटीओ का किया है ना, एसीबी भी काम कर रही है, ईडी भी काम कर रही है। मैं कह रहा हूं ना 2 लाख करोड़ रुपए। और वो जो पद्मचंद जैन, वो जल जीवन मिशन घोटाले में पद्मचंद जैन को कैसे मिल गई जमानत सुप्रीम कोर्ट से? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जिस मंत्री का मतलब ये नहीं है कि क्लीन चिट मिलना, रविंदर जी, जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है। अरे लेकिन जमानत जिस आधार पर दी गई, जो टिप्पणी की, आपको पता है कि मैं बताऊं? मुक्त हो गए। आज केजरीवाल जी भी भ्रष्टाचार क्या कहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पद्मचंद जैन को जमानत देते हुए कि जो मंत्री है, जिसको माना जा रहा है कि उसने लाभ लिया है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की है, और आप ठेकेदार को लेकर आ गए। ये टिप्पणी आपने सुनी, वही तो कह रहे हैं आरसी चौधरी, वही तो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने आरोप लगाए तो उन नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को जो कांग्रेस के शासनकाल में थे, कि वो पाक साफ हो गया। उसके अंदर पीएचडी के अंदर कितना घोटाला किया था आपको भी पता, जल जीवन मिशन। अरे हमको क्या पता है, आप कार्रवाई करके दिखाइए ना मिथिलेश जैमिनी जी। ये कितनी ये जो कार्रवाई है जो कि ईडी की तरफ से की गई है, कितनी गंभीर ये कार्रवाई है? क्या 5 साल तक यही सब चलता रहेगा क्या? काम कर रही है राजस्थान। और ये भी कलई खुल गई है, आरोप अगर सही पाए जाते हैं, ये भी एक कलई खुल गई है कि बलजीत यादव ने किस तरह से खुलेआम 15,000 रुपए के बल्ले खरीदे हैं। देखिए रविंद्र जी, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, उस अंदाज में बलजीत यादव ने काम किया है। जिस अंदाज में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, और पीएमएलए एक्ट के तहत जब आज सिकंदरा के चोकरवाड़ा में एक गांव में किसी की कार्रवाई होती है तो पूरे गांव वाले भाग जाते हैं। तो ये तमाम चीजें कि एक मंत्री, एक विधायक की गलती की वजह से कितने लोग परेशान होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और जिन बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए राजीव गांधी खेल योजना चलाई थी अशोक गहलोत जी ने, आओ खेलें, उस खेल में कितने लोग नहाल हुए हैं, वो उसकी एक वानगी है ये। और जो अभी कोटपुतली, पूर्व मंत्री कोटपुतली की बात कर रहे थे, शायद आरसी चौधरी जी भूल गए कि इनके पीएचडी मंत्री को भी ईडी की रेड पड़ी थी, इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के घर भी ईडी की रेड पड़ी थी। इसलिए ईडी की रेड पड़ने के बाद क्या डोटासरा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्या महेश जोशी का नाम चालान में पेश किया गया? तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बलजीत यादव अशोक गहलोत जी के बहुत चहेते थे, और वो किरोड़ी लाल मीणा, जिस किरोड़ी लाल मीणा के कहने से लोकरों से सोना उगला था, बिल्डिंगों से सोने की सिल्लियां मिली थी, उनके खिलाफ भजनलाल जी को कार्रवाई करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि करप्शन जो ईडी का पीएमएलए में एक्ट में दर्ज हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि विधायक ने अपने अनुशंसा पत्र में पहली बार ये लिखा कि इस फर्म से स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है, और फर्म अपने चहेतों की बनाई। ये एक नया करप्शन डेवलप हुआ है।
इस पर ध्यान देना होगा पूरे देश नहीं को। तो ये अगर विधायक ने किया तो इन्होंने अपनी मनमर्जी से किया, इसको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं था। ये तो उस समय सरकार बचाने की मजबूरियां थी ना। एक एक एमएलए, अशोक गहलोत जी ने कहा था तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और मेरे ऊपर जिनका कर्ज है वो कर्ज मैं सूद सहित उतारूंगा, जिन्होंने मेरी सरकार बचाई है। आरसी चौधरी साहब इस पर क्या जवाब देंगे आप, जो ये सवाल खड़ा किया है मिथिलेश जी ने? मिथिलेश जैमिनी जी को पूरा राजस्थान जानता है, इनकी क्या मजबूरियां हैं क्या नहीं है। बेहतर होता मिथिलेश जैमिनी जी ये बताते कि लक्ष्मण गौड़ जो बागपुर के अंदर आईजी थे, जिनके घर पे बैठ के जो भ्रष्टाचार के पैसे उगाई कर रहे थे, 14 दिसंबर 2023 को पहला पत्र भजनलाल जी के बनते ही उनके अनुसंधान को रोकने का निकला। बेहतर होता जब ये शासन में थे तब इन बातों को बोलते। लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने जिक्र किया, आप बताइए कोटपुतली के जो मंत्री जी थे बहुत ही आपके निजी थे और नजदीकी थे, क्या हुआ मिथिलेश जैमिनी जी, आज तक जांच क्यों नहीं आई? आपने कहा कि ईडी जो है वो कार्रवाई ऐसा नहीं कर रही, द्वेषता से नहीं करी, पीसीसी के चीफ पे भी पड़ा था। ईडी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल के किसी भी एक भी नेता पे नहीं डाला जो एनडीए गठबंधन के हैं, तमाम उस विपक्षी नेताओं पे डाला ताकि उनकी साख खराब की जा सके और आप जैसे लोगों को बैठा के इस बात को स्थापित करने का एक कुसंगित प्रयास किया जा सके। लेकिन राजस्थान जानता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, हेमंता बिश्वा शर्मा पे क्या आरोप लगा था, कहां है आज, किस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं अजित पवार किस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं? शुभेंदु अधिकारी कहां है? नारायण राणे कहां है? मिथिलेश जैमिनी जी बताइए, भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भाषण देना। ठीक है, एक मिनट मिथिलेश जी से जवाब ले लेते हैं एक बार, भारतीय जनता पार्टी की नीति हो चुकी है। 2013 के अंदर अगर आरसी चौधरी की इन उदाहरणों को माने तो क्या बलजीत यादव फिर बीजेपी में आने वाले हैं क्या? 23 के अंदर 93 पे होती थी। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, लगातार जवाब ले। हाँ, सूचना का जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, लोकपाल का अधिकार किसने दिया? एंटी प्रिवेंशन ऑफ द एंटी करप्शन एक्ट को लेकर इन्होंने सिर्फ लगातार उनको कानूनों को कमजोर करने का काम किया। अभी 2 मेहमानों के पास और जाना मेरे को। रविंदर जी, सबसे पहले तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि वो भ्रष्टाचारी थे। इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनके शासन में उन्होंने वो आपके साथ में है, जिन पे आरोप लगाया वो आपके साथ में है। प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे खड़े हैं, प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे खड़े हैं। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, पूरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेगी। ठीक है मिथिलेश जी, क्योंकि आपके ऊपर पर्सनल अटैक इस तरह से किया, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर एक अपना जवाब दीजिए। सफाई तो मैं खैर क्या ही कहूं, फिर उसके बाद जल्दी से मैं अपने बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। जी मिथिलेश चौधरी जी का ये बयान ये बताता है कि राजेंद्र यादव को, जिनका नाम ये लेना नहीं चाहते, मैं नाम ले रहा हूं, उनको अशोक गहलोत जी ने मिनिस्टर बनाया था, और उनके कार्यकाल में जो जांचें हुई थी मिड डे मील, वो मिड डे मील के मिनिस्टर नहीं थे, उनके मिड डे मील का फर्म नहीं था, उनके पास था गृह और उच्च शिक्षा विभाग। आरसी चौधरी जी को पता होगा मिड डे मील विभाग किसके पास था। और आपको पता है आपकी सरकार में जो दलितों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया था, वो 1.5 साल बाद दिया गया था। उस पीड़ा को छिपाने के लिए आरोप उन पर लगा दिया गया। वो कमलजीत रावण जो था, जो सप्लायर था, वो किसका खास था? पिछली सरकार में सीएमओ में किसका खास था? आपको सब पता है। और आपके जो गोविंद सिंह डोटासरा जी जो एनपीए बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या बेबसी है, उनको पीड़ा दी कि लूट का तंत्र चलता रहेगा, ये लूट का खुला खेल चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, इसलिए एनपीए बता रहे हैं सरकार को। आप बताइए। ठीक है, ओके। राजीव जैन साहब अगर कार्रवाई कर रही है केंद्र की एजेंसी तो करने दीजिए, फैसला तो अदालत की तरफ से होगा जो भी होगा। देखिए रविंदर, बिल्कुल निश्चित तौर पर केंद्र की एजेंसी कार्रवाई कर रही है बलजीत यादव पे जो छापे पड़े हैं ईडी के, तो वो एक बड़ा गंभीर मसला है। बच्चों के खेल कूद के सामान में जो घपला हुआ, घोटाला हुआ 3 करोड़ से ज्यादा का, उसकी जांच हो रही है। जांच में दूध का दूध, पानी साफ हो जाएगा। लेकिन बलजीत यादव एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर भी रहे हैं। अनिल गोठवाल जी बैठे हैं तो अच्छी तरह जानते होंगे, ट्रैफिक पुलिस में रहे हैं जयपुर में मिनी बसों का संचालन का बहुत बड़ा हिस्सा बलजीत यादव के पास था। उस समय भी आरोप लगे थे, लेकिन पिछली सरकार में एसीबी में भी ये मामला दर्ज हुआ था, जो अब ईडी जिस पे छापेमारी कर रही है। पिछली सरकार के दौरान ही मेरे ख्याल से एसीबी ने मामला दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी उस दिशा में। अब ये 1 साल बाद ये चीज वापिस उछला है, किस तरीके से है, क्या है मामला,
लेकिन एक बार जांच हो जाए, जो घोटाले कागज सबूत जो जांच एजेंसियों के पास होते हैं उस पर पुख्ता बलजीत कार्रवाई यादव हो। वही हैं जो हमने बताया भी कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में पिछली अपने विधायक के कार्यकाल में दौड़ भी लगाई थी जयपुर में भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल, ये तो कितना विरोधाभास है और मतलब कितना हास्यास्पद चीज है कि वो एक व्यक्ति जिसपे अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं दौड़। जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, आरसी चौधरी साहब कुछ बीच में बोल रहे हैं। आरसी चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मिथिलेश जी कुछ कह रहे हैं। माफी आरसी जी, मैं बोल रहा था कि आरसी चौधरी साहब से पूछिए कि जब बलजीत यादव मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जब प्रताप सिंह खाचरियावास उनके संरक्षक थे, प्रताप सिंह खाचरियावास ने ही उनको मिनी बस के कारोबार में उतारा। ये आरसी चौधरी साहब जवाब दे कि प्रताप सिंह खाचरियावास उनके साथ थे या नहीं थे। रविंदर, ये इस मामले में अनिल गोठवाल जी ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। अनिल गोठवाल जी के पास आ रहा हूं। अनिल गोठवाल सर, सॉरी आज मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत देर बाद आपके पास आया। जरा बताइए कि एसीबी ने मामला दर्ज किया, एसीबी की जांच कितनी आगे बढ़ी, क्या आगे बढ़ी, उसके बाद फिर अब ईडी पर यह मामला पहुंच गया, ऐसा कैसे हो जाता है? रविंदर जी, ये मामला इसलिए बढ़ा है, एसीबी में जांच है और ये बात सत्य है कि ये जयपुर शहर में मिनी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। और ये भी बात सत्य है कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास भी मिनी बस यूनियन से जुड़े हुए रहे हैं। हाँ। और उससे पहले कभी राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी मिनी बस यूनियन के माध्यम से ही यहाँ तक पहुंचे थे। ये भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी जब विद्यार्थी नेता थे उसके बाद में ये हुआ। तो ये तो एक प्रोसेस है बढ़ने का, राजनीति में आगे बढ़ने का एक वो स्टेज या प्लेटफॉर्म है। मेरा सवाल इतना था, मैं आपने जो पूछा है, आज ये जो ईडी की रेड हुई है और एसीबी के अंदर ऑलरेडी केस रजिस्टर है, तो कहीं ना कहीं पैसों को लेके ईडी और एसीबी के बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर या कुछ हुआ होगा। तो ईडी का एक्शन जो हुआ है वो पीएमएलए एक्ट के तहत हुआ है कि ये पैसा कहाँ गया, कैसे गया, इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है या और कोई चीज है। तो ये ईडी की आज जो रेड हुई है 10 जगह, वो ये बताती है कि हाँ, ये जो पेंडिंग केस है अब ये निपटारे हैं। ये बात सत्य है कि अभी कोई राज्य के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक वातावरण नहीं है जिसका कि ईडी के ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ये कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी के पास में अगर ये जांच है तो उनको कहीं ना कहीं अंजाम देना पड़ेगा। मैं यही जानना चाह रहा हूं भाई, मैं बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा। कांग्रेस के शासनकाल में ही यह मामला आया सामने, एसीबी ने मामला रजिस्टर भी किया, दायर भी किया, लेकिन कार्रवाई और जांच आगे नहीं बढ़ी। और अब एसीबी की तरफ से कुछ जांच क्यों नहीं की जा रही है? ईडी ही यहां पर लगी हुई है काम में, एसीबी क्यों खामोश बैठी हुई है? एसीबी और ईडी दोनों का अपना दायरा अलग है, लेकिन एसीबी अपने तरफ से जांच क्यों नहीं कर रही है? हाँ, ये बात सही है रविंदर जी की एसीबी को जांच करनी चाहिए, लेकिन एसीबी के पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं जो इसके अंदर मनी का एक्सचेंज या लेन देन या इससे जुड़े हुए कोई है। तो बिल्कुल वो देखना होगा कि ये वाकई में ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, जो कार्रवाई हुई है, इनमें दम है। अदालत में कितना ये टिक पाता है मामला। और एक बात तो ये हम सबको समझनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार का कोई धर्म नहीं होता। भ्रष्टाचारी किसी भी राजनीतिक दल का हो या निर्दलीय ही क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए।